हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर राजा, किसान और नगर पार्ट 2, इसका एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं और वो है मौर्य प्रशासन, उसके प्रमुख अभिलक्षण। मौर्य साम्राज्य की हमने चर्चा की। अब यह है कि मौर्य प्रशासन चलता कैसे था, मौर्य प्रशासन की प्रमुख बातें क्या थी और मौर्य प्रशासन के कुछ लक्षण क्या थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जानने। ये आपके एनसीईआरटी से संबंधित भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में भी और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बेहद खास टॉपिक माना जाता है। पर इससे पहले कि ये महत्वपूर्ण हम टॉपिक शुरू करें, एक और बेहद खास जानकारी ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 6 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। आप हिंदी माध्यम में किसी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सारी के सारे चैप्टर, सारे के सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क रूप से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसे आप आसानी से निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। तो इसी बेहद खास जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। वो है मौर्य प्रशासन का और उसके अभिलक्षण। अब देखिए, सबसे पहले हमने पहले भी चर्चा की है कि हम इस पूरे चैप्टर को मुख्य रूप से किस भाग में देख रहे हैं। मुख्य रूप से हम देख रहे हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक और 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं। प्लीज जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन स्टूडेंट्स ने, प्लीज वहां जाकर उसको देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो यह स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे या जो इनके पीछे मास्टरमाइंड होता है ना, हर खिलाड़ी का किंग मेकर जो होता है, वो थे कौन? चाणक्य। ये भी महान व्यक्तित्व हैं। ठीक है, चाणक्य। तो अब ये जो चाणक्य थे या जिनको आप कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक, ये जो कौटिल्य थे, इन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र और उस किताब से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारियां मिलती हैं। ये कौटिल्य या चाणक्य इनके प्रधानमंत्री भी थे। ये बेहद खास बात है। और कहा जाता है कि मौर्य प्रशासन में जो महत्वपूर्ण चीजें अंगीकृत की गई, जो महत्वपूर्ण बातें या विशेषताएं डाली गई, इसके पीछे सबसे बड़ा दिमाग इसी चाणक्य का चलता था। तो मौर्य काल में सबसे पहले भारत ने राजनीतिक एकता प्राप्त की, यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मिला, यानी राज्य बहुत विस्तृत हुआ। और जाहिर सी बात है, इस राजनीतिक एकता को पाने में प्रशासन की बड़ी भूमिका थी। ये एक विशाल साम्राज्य पर मौर्य शासकों ने शासन किया और विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाले कई ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं। जैसे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। यूनानी था और उसने अपने एक राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उसका नाम था मेगस्थनीज। उसने किताब लिखी इंडिका। कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र और अशोक के कई शिलालेख मिले हैं, जिसकी चर्चा हमने मौर्य साम्राज्य के शुरू में किया था, पुरातात्विक स्रोतों में भी किया था। इन जगहों से काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा। तो आइए एक एक करके अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जैसे आज भी आप देखते हैं, आज भी आप देखते हैं कि एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्य में सरकार होती है। तो वहां भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर एक प्रांत यानी स्टेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी चर्चा भी करेंगे। तो केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा जो हेड होता था वो राजा होता था। मौर्य काल में राजतंत्रात्मक शासन था। राजतंत्रात्मक का मतलब जहां पर राजा का पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, ऐसा माना जाएगा, कोई चुनाव से वहीं नहीं चुना जाएगा। लेकिन एक बहुत विशेष बात थी, इस राजा के कार्य करने की जो पद्धति थी वो बड़ी गणतंत्रात्मक थी, यानी कि उसका एक मंत्री परिषद था, उसकी सलाह से वो काम करता था। सारी शक्तियां राजा में थी पर राजा निरंकुश नहीं था, राजा मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता था। तो शासन का प्रधान तो राजा होता था। शासन की संपूर्ण शक्तियां राजा के हाथ में निहित होती थी, लेकिन इतनी शक्ति का स्वामी होने पर भी वे स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं होता था। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन करे वो करेंगे, ठीक है ना। राजा सर्वोच्च प्रशासक, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एक तरह से राजा था, नीचे भी कोर्ट थे, उसकी चर्चा करेंगे। प्रधान सेनापति, फिर भी वो अपने मंत्री परिषद की सहायता से ही लोक कल्याणकारी कार्य करता था। ऐसा नहीं कि उसको जो मन में है वो कर दे।
इसका मंत्री परिषद होता था, जिसको आज आप जैसे होता ना प्रधानमंत्री और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो शासन के कार्य की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होता था। मंत्री परिषद के परामर्श राजा पर बाध्य नहीं थे माफ करिए, जो चीजें मंत्री परिषद राजा को बताएगा, जरूरी नहीं कि राजा माने, लेकिन फिर भी उसकी सलाह लेता था। और सदस्यों, उस मंत्री परिषद में कौन कौन लोग रहेंगे उसको भी राजा ही नियुक्त करता था। मंत्री परिषद के अनुसार के अलावा और छोटी छोटी समिति या कमिटीज होती थी जो सारा शासन देखती थी। विभागीय व्यवस्था, जैसे आज भी जिसको आप कहते हैं ना डिपार्टमेंट्स, आज भी आप जब सरकार में देखते हैं तो कई सारे डिपार्टमेंट या पोर्टफोलियो होते हैं जिसको मंत्री लोग संभालते हैं, तो उससे भी अलग अलग विभाग बनाए गए थे, है ना। कोई राजस्व विभाग, कोई सेना का विभाग, अलग अलग विभाग बना हुआ था। तो उसके लिए मंत्री होते थे और मंत्री उसमें नीतियां बनाते थे। राजा तथा मंत्री परिषद द्वारा निर्धारित नीति को कार्यान्वित करने के लिए नौकरशाही करती थी। नौकरशाही जैसे आज IAS PCS अधिकारी होते हैं ना, ऐसे अधिकारी होते थे। और राजा, एक बात आप समझ लीजिए, यहां एक राजा होते थे और राजा के नीचे होता था मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद, इस मंत्री परिषद में जो हेड होता था वो होता था प्रधानमंत्री, ठीक है। बाकी और मंत्री परिषद में सदस्य होते थे, ठीक है। और इसके नीचे होती थी नौकरशाही, जो बहुत उस समय मजबूत थी, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं या जो अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है। और ये नौकरशाही अलग अलग विभागों में बटी हुई थी, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से केंद्रीय प्रशासन उस समय का चल रहा था। मौर्य काल में नौकरशाही बहुत सुसंगठित थी, सुव्यवस्थित थी और प्रशासनिक कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से निभा रही थी। बहुत महत्वपूर्ण है। अब जरा सा एक हम खाका देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें नौकरशाही में, या कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से विभाग थे। तो मंत्री और पुरोहित जो है, इसका कार्य सब कुछ प्रधानमंत्री देख रहे थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी मंत्री परिषद का अध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होते थे। सेनापति जो होता था वो युद्ध विभाग का मुखिया होता था। युवराज जो होता था वो राज्य का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता जो राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कहां से पैसा आएगा वो देखता था। सन्निधाता राजकीय कोष, जो कोष होता था जहां पे खजाना होता था, उसका अधिकारी होता था। प्रदेष्टा जो होता था वो फौजदारी न्यायालय होता था। देखिए वहां पर न्यायालय दो तरह के होते थे, जो कोर्ट होते थे, जो न्याय की पद्धति थी वो दो तरह की होती थी, आज भी वो चलती है। एक होता था फौजदारी, ठीक है। इस फौजदारी को बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट, ठीक। वहां बोलते थे कंटक शोधन, आगे चर्चा आएगी इसकी, कंटक शोधन। और इसमें जो सबसे मेन, एक तरह से कह सकते हैं जो हेड होता था न्यायाधीश, उसको कहते थे प्रदेष्टा, ठीक है, उसको कहते थे प्रदेष्टा। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो दीवानी न्यायालय होता था उसमें जो हेड होता था, तो यहां पर एक होता था दीवानी, तो दीवानी मामलों को कहते थे सिविल कोर्ट, जो आज भी होता था। इसमें क्या होता था, जमीन जायदाद वगैरह के चीजें लेकर लोग पहुंचते थे। और फौजदारी में जैसे किसी ने गोली मार दी, चोरी कर ली, जो क्राइम करता था, तो दीवानी जो सिविल कोर्ट होता था उसका हेड होता था क्या, व्यवहारिक, ठीक है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये दो तरह के न्याय व्यवस्था थी। फिर उसके बाद फिर पाटलिपुत्र में एक कोर्ट हुआ करता था और उसके ऊपर फिर राजा का कोर्ट हुआ करता था। तो ये अधिकारी जो प्रतिष्ठा थे वो फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट के थे। नायक जो है सैनिक छावनियों का व्यवस्थापन करता था, जो कारमांतरिक भी कहते थे, कारमांतिक कहते थे, कारखानों का प्रधान होता था। दंडपाल सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, IPS DGP, इस तरह के कह लीजिए। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय, जो न्यायालय मैंने बताया ना जिसमें सिविल कोर्ट्स में जो आता था मामला, उसका हेड होता था। नागरिक या पौर जो होता था वो क्या होता था, नगर व्यवस्था का अधिकारी हुआ करता था। दुर्गपाल रक्षकों का प्रधान होता था, या आप कह सकते हैं कि सबसे जो मेन चीफ गार्ड होता था वो इसमें होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, BSF जैसा कह लीजिए। आठविक वन विभाग का प्रधान, द्वारिक राजमहल की व्यवस्था का प्रधान, मेन गार्ड ये भी रहते थे। अंतवार्षिक राजा के अंगरक्षकों की सेना का प्रधान, SPG वाले हेड कह लीजिए, जो आज प्रधानमंत्री के लिए होते हैं। प्रशासता अक्षपटन नामक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये कुछ डिटेल है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछ लेता है। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट वाला एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था और इतने बड़े साम्राज्य का प्रबंध सुचारू रूप से एक जगह से नहीं होता था, इसलिए इसमें 6 प्रांत, मुख्य रूप से 5 प्रांत आप कह सकते हैं, इसमें डिवाइड किया गया था। 6 प्रांत भी थे, 6 प्रांतों की चर्चा हम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रांत। अब इसमें जैसे एक होता था प्राची,
जो पाटलिपुत्र के पास था, फिर एक उत्तरापथ, इसकी चर्चा भी हम करेंगे, इसको बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, पिछले सेशन में भी चर्चा की थी। दक्षिण पथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, ठीक है। इसके अलावा कलिंग जो अशोक ने जीत के मिलाया था, ठीक है। इसके अलावा अवंती और एक ऐसे राज्य थे जो बाहरियों से जीते गए थे। तो मगध या आसपास का जो प्रदेश था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो प्राची की चर्चा मैंने की है, जहां पर राजधानी हुआ करती थी। उत्तरापथ, वही उत्तरापथ जहां पर विद्रोह हुआ था और सुशीम नहीं संभाल पाया तो अशोक को भेजा गया, और उसकी राजधानी तक्षशिला थी जो उत्तर पश्चिमी भाग में थी, जिसमें पंजाब, सीमांत प्रदेश, सिंध सब लोग आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सेल्यूकस से जो जीता गया था, जो खास करके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उसकी राजधानी कपिशा थी। सेल्यूकस वाले वो प्रांत जो सेल्यूकस से छीने थे मौर्यों ने, उसकी राजधानी कपिशा थी। कलिंग की राजधानी तोशाली थी जो आज का पुरी जिला है ना, उड़ीसा में। अवंती, यहां कठियावाड़, गुजरात, मालवा, राजपूताना सम्मिलित था, इसकी राजधानी उज्जैन थी। दक्षिणापथ, इसमें विंध्याचल के दक्षिण का भाग था और इसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, ठीक। तो ये 6 प्रमुख प्रांत थे जिन प्रांतों की चर्चा आई है कि ऐसे प्रांतीय प्रशासन चलता था, यानी पूरे जो शासन व्यवस्था थी उसको केंद्र के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी बांटा गया था। देखिए कितने अच्छी कुशल प्रशासन व्यवस्था थी, आज भी इसी तरह का चीज फॉलो किया जाता है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रांत कई मंडल में विभक्त था, मंडल को विषय कहा जाता था। अब जैसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ये आता है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रांत हो गया, प्रांत के नीचे आते थे मंडल जिनको हम कहते थे विषय, और इसमें जो अधिकारी होते थे वो विषयपति होते थे, ठीक है। फिर आज भी मंडल के नीचे जिला आता है, उस समय जनपद कहा जाता था, आज भी जनपद कहा जाता है। स्थानिक इसका क्या होते थे, इसमें कर्मचारी होते थे। जनपद के नीचे फिर द्रोणपद होता था, कई गांवों का समूह लगभग, और उसके नीचे फिर ग्राम होता था, यानी गांव होता था, और इसमें ग्रामिक होता था जो हेड होता था, एक तरह से प्रधान होता था जिसको लोग चुनते थे। तो इस तरह का डिवीजन आज भी आपको देखने को मिलेगा, उस समय भी प्रांतों में देखने को मिलता था, ठीक है। तो प्रत्येक मंडल को कई जनपद में बांटा जाता था, जनपद का अधिकारी स्थानिक होता था, और प्रत्येक नगर कई गांवों में विभक्त होता था। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। कई गांवों के समूह को संग्रहण, फिर 200 गांवों के समूह को खारवाटिक, 400 गांवों के समूह को द्रोणमुख कहते थे, 800 गांवों के समूह को स्थानीय या जिला जैसा जनपद जैसा कह दिया जाता था। यह था गांवों का समूह मिलाकर ऐसा प्रशासन किया जाता था। ग्राम प्रशासन कहें तो ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी पूरे मौर्य साम्राज्य में, गांव से ऊपर फिर जनपद, मंडल, ऐसे। ग्रामीण ग्राम सभा का प्रधान होता था जिसे लोग निर्वाचन या चुन लेते थे अपने में से, आज भी ऐसा होता है, पंचायती राज सिस्टम है। ग्राम सभा का गांव का शासन, पुल, सड़क, ये सब काम करने का अधिकार होता था, ये आज भी है। कितना यूनिक और डायनेमिक था देखिए। नगर प्रशासन की बात करें तो नगर को कई वार्ड में बांटा गया था, वार्ड को भी कई छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया, और उसकी देखभाल करने के लिए गोप नामक अधिकारी होता था। तो ये भी नगर प्रशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था। न्याय प्रशासन में मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि न्याय प्रणाली क्या होती थी कि एक तो गांव को भी कुछ कुछ अधिकार प्राप्त कर दिए गए थे, गांव भी कुछ कुछ छोटे छोटे पंचायतों में अपनी चीजों का न्याय निपटारा कर लेते थे। फिर वहां पर अदालतों में लोग जाते थे, वहां से फिर पाटलिपुत्र का अदालत था, फिर सर्वोच्च न्यायालय राजा का होता था। और केस या कोर्ट 2 तरह के होते थे, एक कंटक शोधन और एक स्थानिक। माफ करिए, कंटक शोधन होता था, ठीक है। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित थी और उच्च कोटि की थी। न्याय प्रशासन का सबसे छोटा न्यायालय ग्राम होता था, और ग्रामिक जो होता था, यानी जो प्रधान होता था, वो सबकी सहायता से उसको सुलझा लेता था। ग्राम न्यायालय से ऊपर संग्रहण या द्रोणमुख जो 400 गांवों का समूह था। फिर जनपद के न्यायालय, यानी एक जिले में न्यायालय होता था। जनपद न्यायालय के ऊपर पाटलिपुत्र होता था जो केंद्रीय न्यायालय था, आप हाईकोर्ट जैसा समझ लीजिए उसको, पाटलिपुत्र में होता था। इसके ऊपर राजा का न्यायालय होता था, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। तो एक तरह से राजा सुप्रीम कोर्ट था। तो आप कह सकते हैं कि नीचे सबसे पहले ग्राम, ग्राम के बाद फिर द्रोणमुख का एक कोर्ट होता था। द्रोणमुख के बाद फिर जनपद का कोर्ट होता था। जनपद के कोर्ट के बाद फिर पाटलिपुत्र का केंद्रीय कोर्ट, केंद्रीय न्यायालय होता था। और उसके बाद राष्ट्र में राजा जो था वो सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर कार्य करता था। ये न्यायिक व्यवस्था उसमें मानी जाती थी, और राजा का जो निर्णय होता था वो सर्वमान्य होता था, सबको उसको मानना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक हायरार्की आप देख सकते हैं। गांव और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायालय 2 तरह के होते थे, एक धर्मस्थीय, हाँ ठीक है। तो धर्मस्थीय जो होता था इसको हम क्या बोलते थे, धर्मस्थीय को बोलते थे सिविल कोर्ट। जैसे कंटक शोधक था वैसे धर्मस्थीय। और कंटक शोधन जो होता था ये फौजदारी मुकदमे देखता था, क्रिमिनल कोर्ट वाले।
अगर किसी ने क्राइम कर दिया था, ठीक है, तो दीवानी न्यायालय होता था धर्म स्थिर, और कंटक शोधन होता था जो फौजदारी न्यायालय था, जिसमें क्या होता था, क्राइम वाले चीजों को देखा जाता था, और दंड विधान बहुत कठोर था, अंगभंग जैसी चीजों का भी, अंगभंग जैसे भी फैसले सुनाए जाते थे। राजस्व प्रशासन यानी रेवेन्यू की बात करें तो प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भाग था। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, पैदावार का 1/6 टैक्स के रूप में वसूल लिया जाता था, ठीक है, और नगर और जनपदों से भी राज्य को आय मिलती थी। इसके अलावा अच्छा, हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि मौर्य काल आते आते लोहे का विकास हो चुका था, और खास करके 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो लोहे के विकास से कृषि का विकास हुआ। कृषि के विकास के साथ साथ फिर क्या हुआ, जो आप कह सकते हैं कि जो हथियार बनाने की प्रक्रिया थी वो भी तेज हो गई थी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी तेजी से बढ़ रहा था। तो सरकार को जैसे बिक्री कर, आयात कर, निर्यात कर, ये सारी अर्थदंड, यानी कोई अगर गलती करे तो पैसे का जुर्माना भी लगा के राजस्व वसूला जाता था। गुप्तचरों की व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण थी, यानी राजा इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि उसके शासन में क्या चल रहा है, और इन चीजों का पता करने के लिए वो जगह जगह गुप्तचर छोड़ता था। वो कोई भी भेष बनाकर रहते थे, और क्या चल रहा है, कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, और राज्य में किसको पकड़वाना है, कैसे करना है, राजकीय व्यवस्था कैसे चल रही है, सब चीजों की जानकारी जो है वो गुप्तचर रखते थे, जिससे सुव्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। सैन्य प्रशासन, अब मौर्य सम्राटों की सेना बहुत विशाल थी और कई भागों में बटी हुई थी, कहीं पैदल सेना थी, है ना, इसके अलावा जैसे 6 मंडल, उसमें क्या था, पैदल सेना, नौ सेना, अश्व यानी घोड़े की सेना, रथ सेना, गज सेना, सैनिक सेना, ये सब विभक्त था। और उसमें लोहे की खोज जो है, लोहे का उपयोग या उपलब्धि या उपलब्धता, ये सबसे महत्वपूर्ण थी सेना को स्ट्रांग बनाने में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था, और प्रमुख सेनापति तो राजा हुआ ही था। लोकहित के कार्य बहुत किए, तो लोकहित में मौर्य सम्राटों ने खूब कार्य किए हैं, खास करके नहरें बनवाना, और हालांकि कृषि की कृत्रिम व्यवस्था आपस में खुद भी लोग करते थे, लेकिन बाकी भी कई सारे लोग किए। जैसे मौर्य सम्राट, जैसे अशोक को ले लीजिए, तो बौद्ध विहार, चैत्य, मंदिर, गुफाएं, ये सब बनवाना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, और लोगों की सहायता के लिए जो जरूरत की चीजें होंगी वो सब बनवाना, ऐसे लोकहित के कार्य, सिंचाई का उचित प्रबंध करना, ये सब लोकहित के कार्य मौर्य प्रशासन में देखे जाते थे, ठीक है। निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था, यानी पानी पीने की सबको सुविधा रहे, यात्री की सुविधा के लिए सड़क के किनारे वृक्ष लगवाना, खासकर अशोक ने लगवाए हैं, और विद्यालय, औषधालय यानी कि हॉस्पिटल, धर्मशाला, चैत्य विहार, ये सब बनाने की सुविधा भी मौर्य प्रशासकों ने की है, मौर्य साम्राज्य में देखा गया है। अब जो अशोक के अभिलेख हैं, वहां से प्रशासन के बारे में बड़ी विशेष जानकारियां मिली हैं, इसकी थोड़ी चर्चा जरूर कर लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख में मौर्य प्रशासन की कई झलक मिलती है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र, खुद राजधानी थी, उज्जैन, ये भी राजधानी थी, सुवर्णगिरी, तोशाली, कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है, प्रयागराज के पास, इन सब शहरों का बार बार नाम आया है। कलिंग अभिलेख से ज्ञात होता है कि तोशाली और उज्जैन के शासनाध्यक्ष को कुमार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, जो तोशाली का शासनाध्यक्ष था और जो उज्जैन का था उसको कुमार कहा जाता था, महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो ये सारी जो है महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो निश्चित तौर पर हमें सेशन में डिस्कस करनी थी। आई होप कि ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं कोई समस्या या कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताएंगे। इस तरह हमने मौर्य साम्राज्य का एक छोटा सा झलक देखा, आपके सिलेबस के हिसाब से ये मोर देन इनफ है, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई और अगर कंफ्यूजन या डाउट आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक और खास जानकारी ये रखनी है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी वेबसाइट भी है www.magnetbrains.com। इस वेबसाइट पर आकर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करें, क्लास 12 सेलेक्ट करें तो गणित, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई आप कर लेंगे। यहाँ आपको सीबीएसई, एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड पर आधारित पूरा सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ आपको बड़े बड़े वन शॉट रिवीजन, छोटे छोटे कंसेप्ट वीडियोस, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में कराया जाएगा। जैसे आप वॉच नाउ करेंगे, आप यहाँ पर इस तरह से आपके चैप्टर्स खुल जाएंगे और आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर भी जा सकते हैं, पिछली वीडियो पे भी आ सकते हैं। और सबसे खास बात, चाहे आप हमारी वेबसाइट से पढ़ें, ऐप से पढ़ें या यूट्यूब पर, ये बिल्कुल 100% मुफ्त और निःशुल्क है। तो फटाफट इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब तक ये बात पहुंचाइए और तेजी से चैनल के साथ जुड़िए ताकि हम आपके लिए और विधिवत वीडियोस लेकर आ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।